इससे पहले जो मेरा 6 क्लासेस हुआ था उसके अंदर हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किया है। एटीट्यूड एप्टीट्यूड हमने कवर कर लिया, सिलेबस का जो मेन हेडिंग था टॉपिक था हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने कवर किया था रीजंस, देख लिया था किस किस टाइप का डेमोक्रेटिक होता है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि हमारा वर्क को लेकर कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट का, ठीक है। फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसा होना चाहिए, किस किस टाइप का होता है, ठीक। क्या क्या वो फैक्टर होता है जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बनाने में हेल्प करता है, ठीक। उसके हमने क्या देखा था कि क्या हमारा इंपॉर्टेंस होता है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लॉ है लेकिन उसके बाद भी हमारा जो सेक्सुअल हरासमेंट है वुमेन्स के साथ क्यों इंक्रीज हो रहा है, वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके उसके हमने क्या देखा था कि सोसाइटी के अंदर कैसे जो वायलेंस अगेंस्ट वुमन है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको कर्ब किया जा सके, ठीक। तो ये सब मेनली कहाँ आएगा, हमारा आएगा कि स्टडीज में काम आएगा मेनली चीज। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था ये कॉमनल कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है इंडिया में, उसका रीजन हमने देखा था वहां पे, ठीक है। फिर हमने देखा था क्या कि एज ए एसपी आप क्या क्या मतलब एक टाइप से, फिर एज ए सिविल सर्वेंट आप क्या क्या स्टेप लोगे कॉमनल वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए। फिर एप्टीट्यूड हमने देखा था, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड हमने देखा था, ठीक। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमने वो देखा था यहाँ पे, ठीक है। और कैसे वैल्यूज प्रमोट किया जा सके वो देखा था हमने। फिर हमने क्या देखा था, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस देखा था, मतलब इथिक्स जो होता है ह्यूमंस के लाइफ में क्या रोल प्ले करता है और इथिक्स कैसे हम लोग लर्न करते हैं या फिर सोर्सेज क्या क्या होता है, ठीक है। उसके हमने सोर्सेज देखा था, ठीक। उसका हमने क्या देखा था, फिर इथिक्स क्या क्या चीज के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है, क्या क्या चीज इथिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। उसके हमने इंपॉर्टेंस देखा था ह्यूमन लाइफ में तो क्या इंपॉर्टेंस होता है। फिर इवोल्यूशन ऑफ एक्शन, किसी भी एक्शन का इवोल्यूशन करते हैं हम लोग कि वो इथिकल है या मतलब अनइथिकल है, वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो देखा था हमने। फिर देखा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किस किस टाइप का इथिकल वैल्यूज चाहिए हमें, इथिक्स चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, पर्सनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ में किस टाइप का इथिक्स हम लोग को चाहिए होता है, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि पब्लिक और प्राइवेट रिलेशन कैसे अलग होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करता है, ठीक है, वो देखा था हमने। फिर हमने देखा था कैसे खुद को ऑनेस्ट रखा जाए जब पूरा सिस्टम करप्ट हो, ठीक। इस टाइप का सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कैसे खुद सही रहा जाए जब सब कुछ गलत हो रहा है आसपास, ठीक है। उसके हमने क्या देखा था कि रोल ऑफ फैमिली जो होता है, सोसाइटी और सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारा, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, उसका इथिकल वैल्यूज को प्रमोट करने में या फिर डेवलप करने में क्या रोल होता है, फैमिली का क्या रोल होता है, सोसाइटी का क्या रोल होता है, स्कूल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। ये देखा था हमने। फिर हमने देखा था क्या कि एजुकेशन में क्या रोल, हाँ उसके बाद हमने देखा था क्या महात्मा गांधी का ट्रस्टेड प्रिंसिपल देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि 7 सीन ऑफ महात्मा गांधी हमने डिस्कस किया था ये चीज, ठीक। उसके बाद फिर हमें क्या देखा था कि मोरल थिंकर जो इंपॉर्टेंट जो मोरल थिंकर्स है उनके लाइफ से या फिर उनका जो मैसेजेस था उससे हम क्या क्या इथिकल वैल्यूज ले सकते हैं। लाइक बुद्धा से सोशल इक्वलिटी ले सकते हैं, जेंडर इक्वलिटी, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। लास्ट पुराना क्लासेस जो है यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, 6 क्लास जो हमने किया था, ठीक है। फिर और सब जो मॉरल थिंकर्स है उनकी लाइफ से हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, ठीक। हमने क्या देखा था कि जो अपहोल्डिंग वैल्यू, अगर कोई वैल्यू किसी और का वैल्यू अडॉप्ट करता है बिना उसको रियल में मतलब एक तरह से माने हुए, ठीक है। एग्जाम्पल, दिल में हम लोग कुछ और मानते हैं बट दिखावटी के लिए कोई और वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं तो ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसे एग्जाम्पल के साथ हमने अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। फिर मैं क्या देखा था कि इंडिया के अंदर इथिकल गाइडलाइन का प्रिंसिपल्स क्या क्या, नेशनल ड्यूटी और इथिकल, मतलब आपका इथिकल वैल्यू और नेशनल ड्यूटी में कॉन्फ्लिक्ट हो तो उस समय सिचुएशन आप क्या करोगे, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ऑलरेडी हमारा हो चुका है, ठीक। इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे मतलब कैसे खुद के इमोशंस को समझे, ठीक। फिर अपने इमोशंस को रेगुलेट करे। इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है उसका 4 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, खुद के इमोशंस को समझे, ठीक। उसका रीजन फाइंड आउट करो कि आप मतलब आप सैड फील कर रहे हो तो आप सैड फील क्यों कर रहे हो, उसके रीजन को फाइंड आउट करो, ठीक है। अब एक बार अपने इमोशंस को आप समझ गए तो फिर आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करो, ठीक। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, फिर आप दूसरे के इमोशंस को समझो, ठीक है। और फिर उससे उसके इमोशंस को रेगुलेट करो, ठीक। क्योंकि कोई भी आप चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्राइवेट लाइफ हो, मिनिमम रिलेशनशिप में 2 आदमी तो होगा, एक आप होगा एक कोई और होगा, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 2 होगा ही होगा, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में आप भले कितना अपने इमोशंस को समझ रहे हो, कितना अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हो, लेकिन आप तभी भी रिलेशनशिप के अंदर सेटिस्फाइड नहीं होगा, बिकॉज सामने वाले पर्सन, आप समझ रहे हो ना आप समझदार, लेकिन सामने वाला पर्सन तो है नहीं, ठीक। तो इसलिए आपको सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग भी मतलब एक टाइप से समझ के उसके साथ बिहेव करना पड़ेगा, उसके इमोशंस को रेगुलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी एक टाइप से सेटिस्फाई हो सकते हो या फिर हैप्पीली एक रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है।
कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप किया जाए वो हमने देखा था, ठीक। फिर हमने देखा था कि हाँ, उसके बारे में क्या देखा, पॉवर्टी इन गवर्नमेंट देखा था, मतलब गवर्नेंस के अंदर किस किस टाइप का एथिकल वैल्यूज मेरा होना चाहिए हमने देखा था, ठीक। गवर्नेंस के अंदर किस किस टाइप का मोरल वैल्यूज होना चाहिए वो हमने देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा था कि वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके हमने देखा था क्या 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 कि हमारा पॉलिटिशियंस के अंदर क्या क्या इथिकल वैल्यूज होना चाहिए वो हमने देखा था, ठीक है। उसका क्या फायदा होता है, नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम मिल स्टार्ट करने वाले करप्शन यहाँ से, ठीक। एक करप्शन का मेनली मतलब हम लोग जो नॉर्मली समझते हैं क्या कि मतलब कुछ भी कैश में लेना, तो कैश में सिर्फ करप्शन नहीं होता है, काइंड में भी होता है, ठीक है। एग्जांपल मान लो कि किसी को कार दे दिया, किसी को बाइक दे दिया, किसी को आईफोन दे दिया, तो भी करप्शन होता है अपने काम करवाने के लिए। तो करप्शन इज ऑपरेशनली डिफाइंड एज द मिसयूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन, ठीक है। पर्सनल मतलब क्या है, अपने पर्सनल गेन के लिए आप जो पोस्ट को होल्ड कर रहे हो या फिर जो भी चीज आपके पास है उसका मिसयूज करना, तो अल्टीमेटली वो हो जाता है आपका करप्शन में कहलाता है, ठीक। और द यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन, तो किसी अपने पब्लिक ऑफिस का मतलब आप मान लो कि आप कहीं पे अपॉइंटेड एज ऑफिसर, ठीक है। तो मतलब अपना काम करवाने के लिए आप कुछ उससे एक्स्ट्रा मनी ले रहे हो या फिर एक्स्ट्रा वो ले रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक करप्शन हो सकता है। या फिर मान लो कोई कॉलेज आप मान लो म्यूनसिपैलिटी में हो, ठीक है। तो मान लो कि एक बंदा आया, ठीक, वो अपना नक्शा पास करवाने आया, तो उसने आपने उसको ये बोला कि भैया मैं तो तुम्हारा मैप पास कर दूंगा घर का, लेकिन एक शर्त है क्या कि तुम एक कॉलेज में प्रिंसिपल हो, ठीक ना, तो मेरे बच्चे को वहाँ पे एडमिशन करवा दो। कि ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं करप्शन में ही आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अपने पब्लिक ऑफिस का कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहे हो। द करप्ट बिहेवियर वुड इंक्लूड द करप्ट बिहेवियर इंक्लूड क्या, ब्राइबरी, रिश्वत ले सकते हो, फ्रॉड कर सकते हो, स्टीलिंग द पब्लिक रिसोर्सेज, लाइक एग्जांपल ऑफिस से कुछ चुराया घर ले आया, या फिर अपना प्राइवेट गाड़ी जो गवर्नमेंट सरकार ने आपको दिया अपने सरकारी काम के लिए, उसमें आप टूर पे निकल गए, ठीक है। फेवरेटिज्म, किसी को फेवरेट करना, या फिर किसी को मतलब होता है ना भाई भतीजावाद समथिंग टाइप का, उस टाइप का चीज, नेपोटिज्म करना, वो भी रीजन ऑफ करप्शन। तो हमारी सोसाइटी के अंदर या फिर सिस्टम के अंदर करप्शन उसका रीजन क्या क्या है, लैक ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट है नहीं तो मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पाता है, मॉनिटरिंग अगर ठीक से नहीं होगा तो सबको मौका मिल जाता है गड़बड़ करने का। लैक ऑफ इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, ठीक, लोगों का इकोनॉमिकल सिचुएशन भी वैसा नहीं है कि वो लोग मतलब नॉर्मली लीगल तरीके से जा सके, इसलिए वो लोग भी सोचते हैं कि शॉर्ट में निपटा दिया जाए। लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, जब हमारा लीडर ही अनकरप्ट नहीं है, ठीक है, हमारा लीडर ही करप्ट है, तो फिर हम अनकरप्ट रहे क्या फायदा करें, ठीक है। तो होता है ना कि जस राजा तस प्रथा, मतलब प्रजा, उस टाइप का। यूजुअली करप्ट प्रैक्टिस क्रीप इन व्हेन ऑफिशियल एंजॉय पावर एंड ऑथोरिटी बट हैव लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो नॉर्मली क्या होता है कि इंसान करप्ट कब होता है, जब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का इंटीग्रिटी, अपना मॉरलिटी, अपना ऑनेस्टी सब कुछ खो देता है, ठीक है, तब वो करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, जब उसके अंदर का जमीर, एक टाइप से जो मोरल वैल्यूज है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो खत्म हो जाता है। कोई भी उसको कुछ भी कहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो बस चाहिए कि अपना बेनिफिट चाहिए, ठीक। The cause of loss of self-respect would be various, ranging from insufficiency of legal, वैसे मतलब जो उसको लीगली पैसा मिल रहा है, सैलरी मिला, वो सफिशिएंट नहीं है उसके लिए, तो उसके लिए ठीक है। और हरासमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो चीज। एंड यंग ऑफिसर कैन नॉट रिटेन हिज आइडियलिज्म फॉर लॉन्ग, ठीक, वही बात है कि यंग ऑफिसर जो आइडियल बन के जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो ज्यादा टाइम तक अपने आइडियल वैल्यूज पर टिक नहीं रखता है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ही सफर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज, उसको अपना आइडियल वैल्यूज को फॉलो करने के लिए, अपने ऑनेस्टी का के लिए उसको बहुत ही ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज फेस करना पड़ता है, ठीक है। Due to his honesty and integrity, the honest get demoralized by frequent transfer, जैसे एग्जांपल अशोक खेमका का हमने लिया था, ठीक है। तो ये सब रीजन होता है, इसलिए इंसान क्या सोचता है, भैया क्यों सफर करना, मतलब एक ऑनेस्ट होकर लॉयल होकर क्यों सफर करना हमको, इससे अच्छा क्या कि इन करप्ट के साथ ही मिल जाते हैं, ये आराम से जी रहे तो हम भी रहेंगे आराम से, क्यों फालतू में ट्रांसफर झेलते रहना, ठीक। तो मेजर ऑफ रिड्यूस करप्शन, तो किसी भी जगह पे करप्शन रिड्यूस करने का या फिर करप्शन कम करने का क्या क्या तरीका आप स्टेप ले सकते हो एज एन ऑफिसर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर मान लो किसी एरिया में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, ठीक है, एग्जांपल, तो आप वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, अगर मान लो सबका इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएगा, ठीक, सबके पास काम रहेगा, एग्जांपल, तो नॉर्मल से बात है वो लोग की एंटी सोशल एक्टिविटीज में कम पड़ेंगे। द मोस्ट ऑनेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर दोज विच आर रिचेस्ट, ठीक है। द लीस्ट ऑनेस्ट कंट्रीज आर दोज ऑफ पुअरेस्ट, ठीक। तो नॉर्मली सर्वे से बात सामने आया है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीड्यूर, अगर मान लिया जाए कि आज ट्रैफिक रूल्स या फिर टैक्स पेइंग रूल्स है, तो मान लो वो सिंप्लीफाई कर दे गवर्नमेंट, ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है कि लोग भी अपने मन से टैक्स भरेंगे, तो मेनली क्या होता है कि हमारा एग्जांपल, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना कि लोग भी सोचता है क्या कि भैया इसमें इस चक्कर में कौन पड़े, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा पैसा दे काम हो रहा है तो करवा लो, ठीक है। तो क्योंकि इसलिए क्या है कि अगर आप रूल्स को और प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करोगे तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली लोग भी इंकरेज होगा कि फालतू में इतना टेंशन क्यों लेना, जाके पे ही कर देते हैं, ठीक है। सीवियर पनिशमेंट, ठीक,
अब जैसे एग्जांपल जैसे ले लिया जाए, क्या एग्जांपल कि मान लो आप जा रहे हो गाड़ी से, ठीक है, ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस ने अपने रेड लाइन क्रॉस कर लिया, ठीक एग्जांपल। अब क्या कि पुलिस वाला क्या करेगा, बोलेगा नहीं आपका गाड़ी में जब्त करूंगा, आप एक काम करो कोर्ट में आना, कोर्ट में आने के बाद फिर वहां पे जो मतलब केस होगा आपके खिलाफ, आप वहां पे फिर जाके कोर्ट में बॉन्ड भर के फिर आप गाड़ी ले जाना। तो कितना डिफिकल्ट चीज है, उस पर्सन को बॉन्ड भरना है तो आप एक काम करो ना, आप सिंपली वहीं पे ऑनलाइन वो निकाल के दे दो क्यूआर कोड, उसको बोला इस अकाउंट आप पे आपने वॉलेट किया है तो आपका चार्जेस हुआ 1000 रुपीज, क्यूआर कोड ये करो जिससे कि ऑटोमेटिकली उस गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाए फाइन। ठीक, इससे क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल जब होगा तो आदमी भी हंसी खुशी यहाँ पे कर देगा। वरना क्या होगा, जब वो पुलिस वाला बोलेगा कि नहीं कोर्ट में सब होगा तो आदमी क्या बोलेगा, भैया ये सब छोड़ो ना, कहाँ पढ़ रहे हो, एक काम करो 1000 पकड़ ले, 500 पकड़ लो, छोड़ दो, तो पुलिस वाला ही पकड़ लेगा, तो करप्शन प्रमोट हो गया ना। तो हमारा जो कॉम्प्लिकेशन इन रूल एंड प्रोसीड्योर है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे करप्शन को प्रमोट करता है। सीवियर पनिशमेंट, ठीक, मतलब क्या होता है, दूसरा करप्शन केसेस क्या होता है, उसको डील करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए भी लोग वो होता है सिंपली, अरे कुछ होता तो नहीं है इसलिए बाद का बाद में देखा जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, हमारा सिस्टम उतना ज्यादा ट्रांसफर है नहीं, ट्रांसपेरेंट है नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल सा बात है कि बहुत ही ज्यादा मतलब एक टाइप से हायरार्कियल स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है कि मन माना ऑटोक्रेटिक रूल, अपने मन से काम करने का बहुत ज्यादा स्कोप होता है, ठीक है। जैसे one of the main institutions to check corruption in public life is to ensure great openness in the decision making। तो सिंपल सा बात है, अगर आप चाहते हो करप्शन आपके डिपार्टमेंट में कम हो, तो आप एक काम करो, अपने डिपार्टमेंट को ओपन कर दो, डिसीजन मेकिंग पब्लिक कर दो, ठीक है। जितना ज्यादा पब्लिक के साथ इन्वॉल्वमेंट होकर आप वो डिसीजन लोगे, तो उतना ज्यादा क्या होगा कि आपका करप्शन कम होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, आप एक ऑफिसर हो, ठीक ना, आपके पास फंड आया, एग्जाम्पल मान लो डीएमओ, ठीक है, आपके पास 2 करोड़ का फंड आया, तो भैया आपके एरिया में डेवलपमेंट करना है, 2 करोड़ का फंड है। अगर सिंपल सा बात है, अगर मैं ऑफिस में बन के बैठ के ये प्रोजेक्ट बनाना, 2 करोड़ में कहाँ खर्चा करूंगा, तो मेरे पास सफिशिएंट स्कोप है उसको खाने का, क्लियर है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि नहीं नहीं मेरे को ओपनली काम करना, तो एक काम करूंगा कि मैं सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुलाऊंगा, या फिर मतलब मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, बोलूंगा भैया इतना आया पैसा, तो आप बताओ आपका नीड क्या होता है, ठीक है, जो आप बताओगे मैं वही करूंगा, ठीक है। तो मेनली हमने ये चीज डिसाइड किया, ये चीज बनाने का इतना पैसा आया है, ये चीज हमने डिसाइड किया, तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर ऐसा काम हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर करप्शन का चांसेस कम हो रहा है। तो सिस्टम हमारा जितना ज्यादा ओपन होगा, जितना ट्रांसपेरेंट होगा, वहां पे मेरा करप्शन का उतना कम काम होगा। अब जैसे कॉमन एग्जांपल एक ले लो, नॉर्मली क्या होता है कि हमारा फंड होता है, एमपी एमएलए को एक फंड मिलता है 5 करोड़ 2 करोड़ का, इस टाइप का, ठीक है, जिसको एमपीलेट फंड कहते हैं या फिर एमएलए फंड कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि इस फंड में क्या होता है, उनको पैसा मिलता है, भैया आप खर्चे करो अपना एरिया के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक। तो मान लो कि वो पैसा कहाँ खर्च होता है, नहीं खर्च होता, नहीं पता किसी को, ठीक है, वो अल्टीमेटली चल जाता है करप्शन में। लेकिन क्या है कि अभी जैसे एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर क्या होता है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट उन्होंने क्या किया कि भैया जैसे एमएलए हुआ, ठीक है, उसको इतना पैसा मिला ना, वो क्या करेगा, सिंपली वो एक मोहल्ला सभा में जाएगा, वो बोलेगा भैया इतना पैसा आया है, आप बताओ क्या क्या टाइप का प्रोजेक्ट आप हमको करवाए। तो कोई मान लो कि बताया कि नहीं भैया यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, ठीक है, कोई बताया इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, कोई बताया रोड नहीं है, यहाँ पे रोड बनवा दो, कोई बताया मैरिज हॉल नहीं, मैरिज हॉल बनवा दो। उसके बाद क्या होता है, वोटिंग होता है, कि जिसके पास ज्यादा वोटिंग होता है उसको फिर प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट एमपी मतलब एमएलए जो होता है वो सैंक्शन करता है और उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो सिंपल सा बात है, जब डिसीजन जितना ज्यादा ओपन में होगा उतना ज्यादा वो कम करप्शन का चांसेस होगा वहां पे। ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग विल आल्सो एलिमिनेट डिले, ठीक है। जिस अगर मान लो कि ऑलरेडी पता है कि भैया 30 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, 30 डेज के अंदर आपको देना ही देना है, ठीक है, बना उसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर मतलब एक तरह से डिसाइड करना ही करना है, ठीक है। तो अगर 30 डेज का डेडलाइन आपने दे दिया, तो मतलब क्या 30 दिन के बाद उसको या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा तो उसको देना पड़ेगा कि भैया इस रीजन से मैंने रिजेक्ट किया है। तो मेनली क्या होता है, जब हम डेट फिक्स कर देते हैं तो क्या होता है कि वो एप्लीकेशन को टाल नहीं सकता इस टेबल से उस टेबल, जिससे कि आप उसको मजबूरी में पैसा दो, ठीक है। तो डेट फिक्स करना एक टाइप से ये भी क्या होता है कि अल्टीमेटली जो अननेसेसरी डिले होता है उसको रोका अगर जाए, तो उससे भी क्या हो सकता है, करप्शन कम हो सकता है, ठीक है। डिले इज वन ऑफ द रीजन फॉर पेमेंट ऑफ स्पीड मनी, ठीक है। डिले इसलिए क्या आता है कि उसको पैसा मिल जाएगा। अकाउंटेबिलिटी, ऑल सर्विस मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन अ टाइम फ्रेम, ठीक। अगर उसको बता दिया कि भैया 30 दिन में आपको करना है, तो मतलब क्या 30 दिन में अगर नहीं किया रहेगा तो भैया अकाउंटेबल कौन हुआ, वो पर्सन हुआ, क्योंकि इसको उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि 30 दिन के अंदर ये काम करके दे, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट ऑफिसर्स हु फेल टू डिलीवर सर्विस इन टाइम, इंसेंटिव दो, जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स है उनको आप मतलब एक तरफ से इंसेंटिव दो, लाइक एग्जांपल उनको अवार्ड दो, मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन ऑफ द ईयर टाइप का, ठीक है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड दो उसको, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दो, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड पे और फॉर ऑनेस्ट ऑफिसर, पब्लिक कैंपेन लगाओ, ठीक, अवेयरनेस कैंपेन टू चेंज एटीट्यूड ऑफ पब्लिक टुवर्ड्स करप्शन, ठीक है। रिवॉर्ड टू द इन्फॉर्मर और पब्लिक गिविंग, जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको रिवॉर्ड करो आप, ठीक है।
सिटीजन फीडबैक, सिटीजन से फीडबैक लो उनका आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हुए, लाइक एग्जांपल आपका मतलब एग्जांपल ट्विटर के थ्रू उनको दे दो कि जो कंप्लेन आप ट्विटर में वो कर दो, फेसबुक पे कर दो, व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है, फोन कर दो, ईमेल कर दो, ठीक। हम्म, ठीक है। प्रोएक्टिव एक्शन, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई कंप्लेन आया तो ठीक है आप बाद में देखोगे, ऐसा नहीं, आपको दिखना चाहिए। बिकॉज आप जो बोल रहे हो कि अगर मैं कोई इंसान ये बोल रहा है भैया मैं करप्शन कम करना चाहता हूँ, तो उसके सिर्फ बातों में नहीं, वो एक्शन में भी दिखना चाहिए, ठीक है, कि भैया उसको जब इन्फॉर्मेशन मिला तो वो एक्ट भी करे उसके ऊपर, तो ये प्रोएक्टिव एक्शन होना चाहिए। मिनिमम टेन्योर फॉर ऑफिसर, ठीक, किसी भी एरिया में क्या है कि एक मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ऑनेस्ट ऑफिसर है तो क्या होता है सिंपली कि भैया ज्यादा ऑनेस्टी करता है तो क्या होता है उसका ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि भैया मिनिमम टेन्योर आप प्रोवाइड करवाओ, ठीक है, मिनिमम 2 साल का टेन्योर प्रोवाइड करवाओ, लेकिन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट करवाता नहीं है, ठीक है, बिकॉज जो भी है हटा। तो मतलब वही कि अगर आप किसी भी ऑफिसर को मिनिमम टेन्योर प्रोवाइड करवा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि मिनिमम सिक्योर जैसे हमारा 2 साल, ठीक है। अब 2 साल क्या है कि उसको पता है कि भैया मैं ट्रांसफर कोई नहीं करवा सकता यहाँ से, ठीक है, तो मतलब अपना ऑनेस्टी से वो काम कर सकता है। लेकिन मान लो ये रूल ना हो, तो मेरे लिए क्या हुआ कि आज पोस्टिंग हुआ, एक महीना मान लो उसने ऐसा काम कैसे कारण लोकल पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसने फिर हाई कमांड में बात करके उसका पोस्टिंग करवा दिया। लाइक अशोक खेमका केस में क्या है, 26 ईयर्स में 54 ट्रांसफर होता है, हर 6 महीना में ऑन एवरेज ट्रांसफर उसका, ठीक है। तो बोला कि मिनिमम आप टेन्योर प्रोवाइड कराओ बच्चे उसको। रिड्यूस पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस, उसको रिड्यूस करो। फाइनली सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो अगर मान लो कि अल्टीमेटली कोई करप्शन एक्टिविटी में पाया भी गया तो उसको फिर इस एक्ट के थ्रू आप उसको मतलब पनिश भी कर सकते हो या फिर एक्शन भी ले सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं ब्राइब और गिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, तोहफा और घूस में। अब मेन डिफरेंस क्या होता है, जब आप किसी को गिफ्ट देते हो तो आप रिटर्न में कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है, किसी को आपने बर्थडे में गिफ्ट दिया, ठीक एग्जांपल, उसे थोड़ी आप एक्सेप्ट करोगे अगला पर्सन भी मेरे को गिफ्ट देगा, ठीक है, या फिर नॉर्मली गिफ्ट दिया। लेकिन ब्राइब में क्या होता है कि आप ब्राइब देते हो तो मेनली क्या होता है, आपको पता है कि आप किसी काम को करवाने के लिए दे रहे हो, ठीक। तो मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है, इंटेंशन ऑफ गिविंग थिंग्स में, ठीक। अगर इंटेंशन कुछ लेने का, रिटर्न का है तो फिर ब्राइब कहलाएगा, लेकिन इंटेंशन अगर लेने का नहीं है तो फिर गिफ्ट कहलाएगा। गिफ्ट इज गिवन टू समवन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न and is given as a token for gratitude, ठीक, और appreciation, ठीक है। वैल्यू ऑफ अ गिफ्ट इज ऑफन बेस्ड ऑन क्लोजनेस इन रिलेशन। अब किसको आप कैसा गिफ्ट दोगे वो डिपेंड करता है आपका रिलेशन उसके साथ कैसा है, ठीक है। जैसे मान लो कोई फ्रेंड है, नॉर्मली स्कूल का दोस्त एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो उसको आपने मान लो कुछ गिफ्ट दे दिया, ठीक, लेकिन मान लो कि बहुत फैमिली मेंबर है टाइप का, ठीक है, तो उसको आपने आईफोन दे दिया गिफ्ट में, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्लोजनेस ऑफ मतलब एक टाइप से उसके ऊपर, ठीक है। गिफ्ट ऑफ टाइमिंग, ठीक, एग्जांपल कोई बर्थडे में गिफ्ट दे रहे हो लेकिन कोई शादी में गिफ्ट दे रहे हो तो पर्सन भले ही सेम है लेकिन टाइप ऑफ गिफ्ट में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रिसीवर एंड गिवर, ब्राइब इज गिवन विद एक्सपेक्टेशन ऑफ फेवर टुवर्ड्स गिवर, एक्सपेक्टेशन मेरे को मिलेगा बीच में, ठीक है। रिपोर्टिंग टू डिपार्टमेंट, अगर मान लो कि सर्विस रूल के अंदर क्या कहा जाता है मेनली कि अगर मान लो कि आपको कोई गिफ्ट मिलता है एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा, ठीक है, तो आप उसको रिपोर्ट करोगे अपने सीनियर को, लिखित में दो भैया मैंने ऐसा ये गिफ्ट मेरे को मिला था, जिससे कि इन फ्यूचर आपके ऊपर कार्रवाई हो तो आप बता सकते नहीं ये तो गिफ्ट था, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट किया, ये करप्शन तो हुआ नहीं, ठीक है। रिपोर्टिंग टू डिपार्टमेंट अबाउट एनी गिफ्ट दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम होम, वैल्यू ऑफ द डेट, डिटेल्स, सबको डिटेल आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। दिस पार्ट इज ऑलरेडी एप्लीकेबल टू जज इन इंडिया, इसको सिविल सर्वेंट के ऊपर भी लागू। देयर शुड बी मॉनिटरी लिमिट प्लेस्ड ऑन गिफ्ट्स वन कैन रिसीव, ठीक है, एक सिविल सर्वेंट के ऊपर क्या होता है कि मॉनिटरी रिलीफ होता है, मतलब 25,000 से ज्यादा गिफ्ट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक्सेप्ट करते हो तो फिर आपको या तो वो मतलब एक तरह से गवर्नमेंट उसमें जमा करना पड़ेगा या फिर उसके बारे में डिटेल देना पड़ेगा। एनी गिफ्ट एवर सर्टेन मॉनिटरी वैल्यू शुड बी अवॉइडेड। नो गिफ्ट रिसीव्ड विद ब्रांड नेम शुड बी पुट ऑन डेस्क, मतलब क्या कि अगर एज ए सर्विस सर्वेंट क्या है कि आप किसी को मान लो आपको किसने गिफ्ट दिया, ठीक है, पार्कर का पेन, ठीक। अब ऐसा नहीं कि पार्कर का पेन को आप डेस्क पे लगा के पार्कर सबको दिखाते रहो, ठीक है, तो आप ब्रांड का प्रमोशन वहां नहीं कर सकते, अल्टीमेटली इसका मतलब यही है, ठीक है। नो गिफ्ट रिसीव विद ब्रांड नेम शुड बी पुट ऑन डेस्क, आपको उस डेस्क पे नहीं रखना है, ऑफिशियल डेस्क पे, एंड इट विल बी द इमेज ऑफ ऑफिशियल, इतना इतना ठीक है। प्रोविजन ऑफ फिलिंग टैक्स गिफ्ट टैक्स बाय रिसीवर, तो आपको गिफ्ट टैक्स भी पे करना पड़ेगा। आईटी डिपार्टमेंट शुड टेल ये सब भी इस, उसका क्या आपका ऑडिट भी होगा कि किसका गिफ्ट मिला नहीं मिला एग्जांपल, ठीक ना, तो ये सब एज ए सिविल सर्वेंट को फॉलो करना पड़ता है। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो केस स्टडीज होगा तो वहाँ पे जो कंडीशन दिया जाएगा आपको ना कि एज ए सिविल सर्वेंट आप यहाँ पे हो, ऐसा केस हुआ तो सिचुएशन में आप जब एक्शन करोगे ना तो इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे करोगे आप। अब आरटीआई इथिक्स इन गवर्नेंस, आरटीआई इथिक्स इन गवर्नेंस में क्या होता है, आरटीआई क्या है, आरटीआई मेनली क्या होता है सिंपली कि कोई भी पर्सन क्या है कि गवर्नमेंट मतलब कोई पर्सन क्या है कि जाके गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पूछ सकता है कि भैया ये काम हुआ है तो इसमें ये चीज हुआ तो मतलब क्वेश्चनिंग कर सकता है, ठीक है, रिटर्न में, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिटर्न में आंसर देगा। तो इथिक्स इन गवर्नेंस
मीन्स इम्प्लीमेंटिंग गांधीयन सोशलिस्ट एंड इंटेलिजेंट थिंकिंग इन गवर्नेंस वेयर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट, ठीक है। तो मतलब देखो सब कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं होता है ना, एग्जाम्पल पॉसिबल भी नहीं है लिख पाना, तो इसलिए क्या होता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट होता है तो वहाँ पे हम लोग जो चलते हैं चीज, तो हम लोग क्या करते हैं स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मान के चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से लिखा हुआ है चीजों को, तो अगर मान लो कोई चीज मिसिंग है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि वो उसका जो अल्टीमेटली जो मोटिव है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा, उसको लेके चलते हैं हम। इन सिंपल वर्ड, bringing justice, welfare, equality towards lesser able and lesser where people through our governance, ठीक। तो गवर्नेंस का मेनली मतलब क्या होता है, वैसे लोग जो कि वेल ऑफ नहीं है उनको उनको वेलफेयर स्कीम, उनको वेलफेयर देना, ठीक, उनको जस्टिस देना, उनको इक्वलिटी देना, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट लाया था, इससे क्या होता है अकाउंटेबिलिटी फिक्स होता है ऑफिसर्स के ऊपर, भैया आपने काम नहीं किया था, आपको बताना पड़ेगा कि भैया आपने ये काम इतने दिन में करना था, आपने क्यों नहीं किया, ठीक है। इससे क्या होता है ट्रांसपेरेंसी आता है, ठीक है, कि भैया आप लोगों को पता चल पाया कि अल्टीमेटली कोई काम हुआ तो कहाँ तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, ठीक है, कितना खर्चा हुआ उस पर सब कुछ। Without RTI, it is hard to find the information about our right and entitlement any government agency owns, ठीक है, हमें पता नहीं चलता, especially for poor and lesser educated person. Now RTI, he can access information with nominal fee of ₹10 and even with e-portal respective of his location physical accessibility. Clear है, तो ये मिल लिया। अब देखते हैं मेनली लॉ और वैल्यूज और लॉ में क्या डिफरेंस होता है। देखो अब वैल्यूज और लॉज जो होता है मेरा, वो क्या होता है अल्टीमेटली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस कैसे करता है, ऐसे मान लिया जाए हमारी सोसाइटी क्या है, इक्वलिटी को मतलब कहीं ना कहीं इक्वलिटी को हम वैल्यू करते हैं हमारी सोसाइटी, ठीक। तो अब वो जो इक्वलिटी का जो वैल्यू है हमारा, वो क्या हमारे लॉ में भी आता है, राइट टू इक्वलिटी के अंदर, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर वैल्यू हमारे लॉ में मतलब आ जाए। क्या एग्जांपल दे दिया जाए, कहीं हमारी सोसाइटी का वैल्यू क्या एग्जांपल पैट्रियार्कल सोसाइटी का वैल्यू है, ठीक, तो वो तो हमारे लॉ के अंदर नहीं है वो चीज, ठीक है। तो मतलब क्या लॉ जो है हमारा मतलब वैल्यू जो है वो लॉ को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन दिस इज नॉट हार्ड एंड कोर रूल, ठीक है, हमेशा नहीं। लॉ ऑफ द लैंड आर रिफ्लेक्शन ऑफ, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए क्या कि भैया एलजीबीटी, ठीक ना, एलजीबीटी का जो राइट्स होता है मेरा, अब मैं लिखा हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं उसको ठीक नहीं माना जाता है, ठीक, उसको ठीक नहीं माना जाता, लॉ भी उसको कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करता है या फिर वो कर रहा है। जैसे जैसे हमारा सोसाइटी के अंदर सोशल वैल्यूज हमारा चेंज होगा, उसी तरह हमारा क्या है कि हमारा ये चीज भी फिर चेंज होगा। क्लियर है। तो laws of the land are reflection of social value system, however both can sometime come in conflict with each other producing से एग्जांपल हमारी सोसाइटी के अंदर क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको एक्सेप्ट, हमारा वैल्यूज होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट में, ठीक है, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं, ठीक। लेकिन क्या है कि लॉ ने क्या बोला है कि भैया वो अब क्रिमिनलाइज नहीं है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है। तो मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो वैल्यूज है वो हमारा लॉ के बिल्कुल अपोजिट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि हमारा जो लॉ होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी के वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन सेम टाइम वो कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है ना कि हमारा मतलब दोनों एक दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में भी हो जाता है। एग्जांपल में देखा होमोसेक्सुअलिटी का, however both can sometimes come in conflict with each other producing ethical dilemma for public servant। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, सिविल सर्वेंट के ऊपर क्या होता है, इथिकल डिलेमा आ जाता है, भैया करे तो करे क्या, कि अपना सोशल वैल्यूज के साथ जाए या फिर लॉ के साथ जाए, ठीक है। For instance, Indian society is deeply religious while laws are secular, ठीक। इंडियन सोसाइटी क्या रिलीजियस इन कैरेक्टर है और लॉज क्या हमारा सेक्युलर है एंड ऑब्जेक्टिव। Does religious traditions at time come in conflict with laws? A situation like barring the entry of women into temple isn't a violation of right to equality। लेकिन सोसाइटी के लिए क्या है, सोशल वैल्यूज के साथ है, ठीक ना, कि भैया सोसाइटी के अंदर वैल्यूज है कि इस टेंपल में, लाइक एग्जांपल सबरीमाला का टेंपल था, उसमें वुमेन्स को नहीं जाने देना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं वैल्यूज है सोसाइटी का, ठीक। लेकिन लॉ क्या कहता है, राइट टू इक्वलिटी, सबको इक्वल एक्सेस होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वैल्यूज हमारा क्या, सोसाइटी का जो वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, लॉ के अपोजिट में आ रहा है, ठीक है। Here religious value of society are against constitutional rights of women. Disregarding the former while enforcing law in top down manner can cause dissatisfaction in society and threaten disrupt peace। अब ऐसे सिचुएशन में क्या है कि अगर आप ये बोलो कि भैया भैया मैं तो पब्लिक सर्वेंट हूँ, मेरा काम है लॉ को इन्फोर्स करना, और आपने ब्लाइंडली बोला कि नहीं घुसा मतलब सबको अलाउ कर दिया तो फीमेल जा ही पाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप सोसाइटी का जो वैल्यूज है, ठीक ना, ऐसे सिचुएशन में जब लॉज और सोसाइटी का वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो ना, और वैसे सिचुएशन में आप एक काम करते हो कि आप ब्लाइंडली लॉ को फॉलो करते हो, तो प्रॉब्लम ये होगा कि सोसाइटी के अंदर क्या होगा, आपका डिसरप्शन होगा, सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, वायलेंस होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा, प्रोटेस्ट होगा, बहुत सारा इश्यूज होगा, ठीक है। तो मतलब क्या कि आप ब्लाइंडली लॉ को फॉलो नहीं कर सकते हो। क्लियर है।
अब दूसरा बात क्या है, ब्लाइंडली आप सोशल मतलब वैल्यूज को भी फॉलो नहीं कर सकते हो। तो मतलब क्या है सिचुएशन में कि आपको जहां तक पॉसिबल है, ठीक है, जहां तक पॉसिबल है आपको लॉ फॉलो करना है, लेकिन जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहां पे क्या है कि आपको उस सिचुएशन को मैनेज करना के लिए जुगाड़ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए जब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉज एंड वैल्यूज हो जाए। A more suitable approach to address such conflict is taking sensitive and concern of all stakeholders involved into consideration। मतलब क्या कि कुछ भी इंप्लीमेंट करने से पहले क्या कि आपको लग रहा है सोसाइटी के अंदर अगर ये चीज हम स्कीम है या फिर ये सब जो स्टेप है ये हम अगर सोसाइटी के अंदर लागू करेंगे ये चीज, तो सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। तो आप एक काम करो, आप लागू करने से पहले आप सभी रिलीजियस या फिर जब जितने भी मतलब रिलीजियस पर्सन है या फिर जो अलग अलग डाइवर्सिफाई के ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके लीडर्स को बुला के आप बातचीत कर लो, उनके साथ एक कहीं ना कहीं मतलब एक कॉमन कॉमन चीज पर डिस्कशन कर लो, सेंसिटिव चीज पर डिस्कस कर लो, उनके कंसर्न को एक टाइम से सुनो, ठीक है। उसके बाद फिर हो सके तो कुछ चीज रिफॉर्म करके आप वो चीज करो, जिससे कि क्या है कि बाद में जब वो चीज रियल में जब इंप्लीमेंट हो तो सोसाइटी के अंदर उतना डिससेटिस्फेक्शन ना हो और पीसफुल रहे सोसाइटी में, ठीक। A bottom up approach through conscience building and education about value of equality dignity लोगों ने अवेयरनेस लाओ, ठीक, विल कमांड ग्रेटर रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। तो अल्टीमेटली क्या होगा जब आप लोगों के अंदर जाओगे, उनका जब लोगों को ये लगेगा नहीं भैया हाँ मेरे से पूछ के कर रहा है, तो लोग खुद उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। लेकिन जब लोगों को ये लगेगा कि भैया तो ऊपर से इम्पोज कर दिया गया मेरे ऊपर, तो फिर लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो पब्लिक सर्वेंट एंड सिविल सोसाइटी मस्ट हैव परसुएशन एबिलिटी। तो मतलब क्या अल्टीमेटली एक सिविल सर्वेंट को क्या होना चाहिए, उसके अंदर परसुएशन एबिलिटी होना चाहिए। मतलब क्या उसको परसुएट कैसे करना है लोगों को, मैंने बोला ना क्या, उसको समझना पड़ेगा भैया एटीट्यूड चेंज, ठीक ना। इसलिए हमको सिखाया जाता है क्या कि भैया एटीट्यूड चेंज कैसे किया जा सकता है, लोगों का एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक ना। क्योंकि अल्टीमेटली एज ए सिविल सर्वेंट आपको प्रॉब्लम्स को डील करते टाइम लोगों का जो एटीट्यूड होगा उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा समझ के, ठीक। आपको जो लोग जो इमोशनल हो जाएंगे तो उनके इमोशंस को समझ के उनके इमोशन को संभालना ही पड़ेगा, रेगुलेट भी करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आप उनके परसुएट कर पाओ। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक सोसाइटी के लोग चेंज नहीं होंगे आप सोसाइटी के अंदर कोई भी सोशल रिफॉर्म नहीं ला सकते हो या फिर कोई भी रिफॉर्म नहीं ला सकते हो, ठीक। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसलिए क्या कि पब्लिक सर्वेंट एंड सिविल सोसाइटी मस्ट हैव persuasion ability, emotional intelligence and leadership to bring about the social mindset change, ठीक, ये सब एबिलिटी होना चाहिए, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। At the same time, objectivity in application of law cannot be overlooked while resolving such conflict। लेकिन क्या है कि ये सब होते था कि आपका लॉ को ऐसा नहीं कि लॉ को भूल ले, मतलब क्या अल्टीमेटली आपको जहां तक पॉसिबल लॉ को फॉलो करो, ठीक है। और फिर जहां पे लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहां पे आप क्या करो, कंसेंस बिल्डिंग का कोशिश करो, ठीक है, उनके कंसर्न को समझो देखो, ठीक। बाकी तो हमने ऊपर देखा ही था ना कि जब हमारा डेमोक्रेसी कब डेमोक्रेसी और रूल्स में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें क्या फॉलो करना है, ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था उस चीज को, ठीक है, कि जहां तक पॉसिबल है आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक व्यूज को मतलब एक्सेप्ट करो, लेकिन जहां पे वो रूल्स के साथ या फिर लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो वहां पे आप उसको डिसरिगार्ड कर दो। Why laws aren't enough to enforce ethics in public administration। क्यों लॉ इनफ नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इथिक्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि लॉ हर चीज के लिए नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। लॉ खाली एक स्ट्रक्चर देता है कि आपको ऐसे सिचुएशन में ये करना है, अगर वायलेट करोगे तो ये करेगा, लेकिन माइन्यूट माइन्यूट चीज जो होता है वो डिपेंड करता है पर्सन के इथिकल वैल्यूज के ऊपर। Mere codification of best practices or set of laws only tend to implement the law in its letter, not in spirit। आप खाली कागज पे तो लॉ बना दोगे लेकिन रियल में इंप्लीमेंट नहीं करा पाओगे उस चीज को, ठीक है। तो लॉ उस सिचुएशन में क्या हुआ कि लॉ तो है आपका लेटर में, ठीक है, वर्ड्स में लिखा हुआ है, लेकिन वो स्पिरिट में नहीं, लोगों के अंदर वो चीज नहीं है। एब्सेंस ऑफ मोरालिटी कपल्ड विद स्किल्ड। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अल्टीमेटली अगर मान लो कि जो पब्लिक सर्वेंट बन रहे वो मतलब इंटेलिजेंट तो है नो डाउट, ठीक है। अब मेनली क्या होगा कि उनके अंदर अगर मोरालिटी नहीं हो जाते हैं ना, उनके अंदर मॉरलिटी खत्म हो जाता है तो वो मतलब मॉन्स्टर एक टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। वो बोला एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी कपल्ड विद स्किल्ड और एडुकेटेड मेकर्स अ पर्सन क्लेवर डेविल, ठीक है, बहुत चालाक शैतान बन जाता है वो इंसान अगर उसके पास स्किल भी है, एजुकेशन भी है और उसका मॉरलिटी खत्म हो जाता है। तो लॉज कैन नॉट कवर ऑल द डायमेंशन और सिचुएशन दैट इज नीडेड टू टेक अप डिसीजन। मैंने बोला लॉज के अंदर सब कुछ नहीं लिखा जा सकता है, लॉ खाली एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, उसके अंदर जो माइन्यूट चीज होता है वो हम लोगों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद डील करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट डू नॉट पनिश प्राइवेट ऑफिशियल दैट लीड टू करप्शन, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो मॉरली गलत है। लॉज बिकम आउटडेटेड टू चेंज इन सोसाइटी एंड नीड फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट, ठीक है। दुनिया में से क्या है, सोसाइटी हमारा रोज थोड़ा चेंज हो रहा है, उसके साथ क्या लॉ हमारा बहुत ज्यादा आउटडेटेड होता है, तो हर इतना इजीली लॉ हमारा चेंज नहीं हो सकता, इतना सोसाइटी हमारा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारा लॉ आउटडेटेड हो चुका है हमारा, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसको वर्ड्स में आप फॉलो करते जाओ। It is easy to accept guilt, sorry, it is easy to escape guilt, responsibility through written laws and can change the ethical discourse, narrow meaning और legality। मतलब क्या कि सिंपल सा बात है, मान लो कोई आपसे हेल्प मांगने आया, ठीक ना, आपने ये बोल दिया जैसे डीम वाला एग्जांपल,
डीएम ने क्या बोल दिया, भैया नहीं आपके पास राशन कार्ड ने आपका हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वो लीगल मतलब एक्सक्यूज यूज करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग रहा है, अपने गिल्ड से भाग रहा है कि भैया मदद नहीं कर पाया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि उसका स्पिरिट में देखा जाए वो चीज, तो भैया इसका राशन कार्ड नहीं है इसके पास, तब भी इसको अनाज देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका है, क्योंकि एज अ डीएम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वेलफेयर स्कीम्स को गरीबों तक पहुंचाने का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको खाली लीगल एक्सक्यूज यूज करके अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भागना है। तो कोड ऑफ कंडक्ट एंड, यहाँ तक कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा एक सेकंड स्टार्ट करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में क्या डिफरेंस होता है? देखो मेनली सुनने में लगता है कि दोनों से डिफरेंस क्या होता है। Code of conduct are ethical standards that help ensure individuals belonging to an organization have a constant approach in carrying out responsibility। ये सब देखो एग्जांपल लिया है क्या है कि देखो कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है। मेनली क्या, मान लो कि एक ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक ना। ऑफिस ने क्या बना हुआ है, हमें कोड ऑफ एथिक्स से मतलब क्या कि आपको ये वैल्यूज को फॉलो करना, लाइक एग्जांपल ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कमिटमेंट, ये सब, ठीक है। ये सब क्या है, वैल्यूज है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि कंडक्ट आपको कैसे करना है उसके हिसाब से उसके लिए भी एक अलग होता है। जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि आपको ऑनेस्ट रहना, ठीक है। ऑनेस्ट क्या इथिकल वैल्यूज है। लेकिन ऑनेस्टी आप अपने वर्क में कैसे दिखाओगे, उसके लिए तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट देना पड़ेगा। लाइक एग्जांपल क्या कि आपको एग्जांपल अपने काम के लिए लोगों से कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेना है, ठीक है। एग्जांपल ऑनेस्ट रहना अपने काम के लिए, ठीक। अब जैसे लॉयल्टी का हो गया एग्जांपल, एक क्या क्या वर्क कमिटमेंट, ठीक। वर्क कमिटमेंट क्या है, इथिकल वैल्यूज है मेरा, ठीक। अब वर्क कमिटमेंट आपका इथिकल वैल्यूज होती है, किस में आ जाएगा, कोड ऑफ इथिक्स में आ जाएगा कि आपको वर्क कमिटमेंट रखना है। लेकिन अब जब कोड ऑफ कंडक्ट का बात आएगा तो मतलब क्या होगा कि आप वर्क एथिक्स कैसे रखोगे, तो उसके लिए तो कुछ ना रूल होना चाहिए ना। एग्जाम्पल या वर्क एथिक्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वर्क एथिक्स को मेंटेन करने के लिए आप कौन सा कंडक्ट करोगे, जिस कंडक्ट से ये पता चले कि ये पर्सन अपना वर्क एथिक्स रख रहा है, ठीक। वो क्या होगा कि टाइम पे 9 बजे ऑफिस आ जाना, ठीक। तो ये मतलब क्या होगा कोड ऑफ कंडक्ट, क्या आपको कंडक्ट ऐसा रखना है कि भैया टाइम से ऑफिस आना है, जिससे कि आपका जो इथिकल वैल्यूज है ऑफिस का, वर्किंग क्या कहते हैं उसको, इथिक्स, ठीक ना, उसको मेंटेन किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर है? तो ये मेनली डिफरेंस होता है कि वर्क एथिक्स हमें बताता है, कोड ऑफ एथिक्स क्या बताता है, अल्टीमेटली हमें किस वैल्यूज के साथ काम करना है, ठीक है। और कोड ऑफ कंडक्ट ये बताता है भैया हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए अल्टीमेटली, ठीक। दोनों में ये डिफरेंस है मेनली। ये कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो होता है बिहेवियर के लिए होता है, और कोड ऑफ एथिक्स जो होता है वो वैल्यूज के लिए होता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट आर इथिकल स्टैंडर्ड्स that help ensure individual belong, ये तो देख लिया हमने। They also ensure that member of an organization maintain a consistent and appropriate behavior towards one another, towards client person is, ठीक। तो कोड ऑफ एथिक्स मतलब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, डिफरेंस मैंने ऑलरेडी डिफरेंस अभी समझा दिया, उसी को देख लेते हैं क्या। बोथ कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट आर एन अटेम्प्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू इनरिच इट्स प्रोफेशनल क्वालिटीज, ठीक है, हमने देखा ऑलरेडी। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। क्या डिफरेंस देखते हैं। कोड ऑफ एथिक्स कंटेन्स द जनरल प्रिंसिपल एंड वैल्यू, जो मैंने बताया कि ऑनेस्टी हो गया, मॉरलिटी हो गया, ये सब चीज दैट मेंटेन दैट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट स्ट्राइव टू अचीव। फॉर एग्जांपल जैसे सिविल सर्विस सर्वेंट के लिए क्या होता है, एग्जांपल ब्राइब ना लेना, ठीक है, और हेल्प करना दूसरों को, ठीक, इंटीग्रिटी मेंटेन करना। अब कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है ऑन द अदर हैंड आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो, ठीक है। ऑलरेडी मतलब जो मैंने एग्जांपल डिफरेंस समझाया, क्लियर हो गया ना डिफरेंस से। ये कोड ऑफ एथिक्स मेनली क्या होता है, वो कहीं ना कहीं इंटरनल चीज होता है कि भैया आपको क्या वैल्यूज के साथ काम करना है, ठीक है। और कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो क्या होता है, मेनली आपको अपना बिहेवियर कैसा लगता है, वो एक्सटर्नल चीज हो गया एक तरह से, ठीक। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल आपका, हाँ, कि जैसे वही ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, वो कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे दस द कोड ऑफ एथिक्स और ये कोड और कंडक्ट आर एक्सपेक्ट, कोड ऑफ एथिक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड, कोड ऑफ कंडक्ट इज मैंडेटरी, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको अपने काम में ऑनेस्टी रखना है, ठीक है, आप भले ही ऑनेस्टी का रखना है, आपके कंडक्ट में आपका वैल्यूज ऑनेस्टी का होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता है कि आप आपके दिमाग में आप अंदर से ऑनेस्ट हो कि नहीं हो, लेकिन आपको कोई डिसऑनेस्ट काम नहीं करना। एग्जाम्पल, फर्क नहीं पड़ता है कि आप वर्क कमिटमेंट हो कि नहीं, आपके अंदर वर्किंग को लेकर कमिटमेंट है कि नहीं, ठीक है, वो कोई देखने नहीं जा रहा आपके दिमाग में घुस के। लेकिन फर्क किससे पड़ता है कि अगर आप 9 बजे आते हो कि नहीं, ठीक है, उससे। तो अल्टीमेटली क्या है कि कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं भी करे ना, तो वो उसके अल्टीमेटली उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक, क्योंकि वो मोर और लेस इंटरनल चीज है, ठीक ना। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए, कोई इंसान है जो कि मतलब इथिकल कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है, भैया आपके अंदर एक प्रोफेशनल पर्सन के अंदर वर्किंग एथिक्स होना चाहिए। लाइक एग्जांपल वर्क कमिटमेंट होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। वो कैसे शो करेगा अपना वर्क कमिटमेंट, टाइम पे घर ऑफिस आके, क्लियर है, शो करेगा। अब क्या कि देखो भले ही उस पर्सन के अंदर
आप उसको पता कैसे चल रहा है कि आपको उसके अंदर वर्क एथिक्स है कि नहीं, वो टाइम पे आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या, ये कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट के उसको 9 बजे ऑफिस आना है, ठीक। तो कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहा है वो, ठीक है। अगर मान लो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो वो नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, उसके ऊपर फिर पेनल्टी लगेगा, 1 घंटा का सैलरी कटेगा उसका, ठीक है, या फिर 1 दिन का सैलरी कटेगा उसका, ठीक। तो मतलब क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो उसको फॉलो करना मैंडेटरी है, ठीक है। कोड ऑफ इथिक्स अगर फॉलो नहीं भी कर रहा है, क्योंकि वो इंटरनल चीजें तो कोई देखने नहीं जा रहा है, वो जज इंसान कैसे कर रहा है उसके एक्सटर्नल बिहेवियर से। तो कोड ऑफ एथिक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट इज मैंडेटरी। नीड फॉर, हम लोग क्यों कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स क्यों चाहिए, ठीक। तो रिलायंस ऑन कोड कैन रिड्यूस द डिलेमा, ठीक, इन्वॉल्व इन द एथिकल एक्ट। तो मेनली क्या होता है, अगर हम हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया कि भैया आपको इस सिचुएशन में ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट करना है, ठीक। एग्जांपल ले लिया जाए कि मान लो कि सिचुएशन ऐसा है कि आपका आपने एक बर्थडे पार्टी दिया, ठीक है। तो नॉर्मल सा बात है क्या कि उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया, तो बहुत सारे लोग वैसे भी होंगे जो अल्टीमेटली आपसे मतलब काम लेना चाहते हैं, बिल्डर लोग, इस टाइप से लोग, ठीक है, सिंपल सा बात है। अब मेनली क्या है, वैसे सिचुएशन मान लो कि उन्होंने आपको एक कार गिफ्ट दिया, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या है कि वो आप क्या सोचते हो, गिफ्ट है, लेकिन एक टाइप से वो ब्राइब भी हो सकता है, ठीक है। कल को हो सकता है कि आपने कार गिफ्ट कर लिया, वो वाला हो सकता है आपके भाई ने कार गिफ्ट किया, ठीक है। तो आपने कार ले लिया, ये सोच के भैया गिफ्ट दे रहा है बर्थडे में, लेकिन कल को मान लो कि बाद में कोई प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, सिंपल सा बात है, आपने उसको साइन कर दिया एग्जाम्पल, ठीक है। कल को इंक्वायरी बैठता है, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपने सोचा कि तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या होगा, ब्राइब में कहला जाएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल ले लिया जाए एक और, कि मान लिया जाए कि मैंने पूरा प्रोसेस फॉलो करके एक कंपनी एक्स, ठीक है, एक्स कंपनी को एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक। अब उस कंपनी वाले ने क्या किया, खुश होके मेरे बर्थडे पे एक कार गिफ्ट दे दिया मेरे को, ठीक ना। मैं सोचा कि मतलब एक नॉर्मल फ्रेंडशिप में टाइप का हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, गिफ्ट दे रहा है, कार में रख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन बाद में क्या पता चला कि कहीं ना कहीं एक्स कंपनी ने कुछ गड़बड़ किया, या फिर गड़बड़ नहीं भी किया, तो क्या होता है कल को आपके ऊपर मान लो इंक्वायरी चला, ठीक है। तो इंक्वायरी में पूछा भैया कार कहाँ से आया आपके पास, ठीक। तो आपने बताया गिफ्ट दिया मेरे को। तो अब क्या इस सिचुएशन बनेगा कि भैया आपने उसको प्रोजेक्ट इसलिए दिया बिकॉज आपने उससे ब्राइब लिया। भले ही आपने वहां पूरा रूल्स फॉलो करके जो मोस्ट एलिजिबल कंपनी था आपने उसको दिया, लेकिन फिर भी आप करप्ट वहां पे प्रूफ हो रहे हो, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन फेस ना करना पड़े आपको, इसलिए क्या है कि भैया कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है क्या, एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए 20,000 से ऊपर कोई गिफ्ट ले रहे हो आप, ठीक है, आपको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, और सीनियर ऐसी चीज। तो जिससे क्या होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट का कोड ऑफ इथिक्स जो है मेरा, वो अल्टीमेटली क्या होता है कि मेरे को जो डिलेमा का सिचुएशन जो होता है वहां पे एक बताता है, क्योंकि डिलेमा का सिचुएशन में ऐसा होता है ना कि भैया एग्जांपल ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है, ये भी सही ऑप्शन, ये भी सही ऑप्शन, ये भी गलत, ये भी गलत, तो कौन सा कम गलत या कौन सा ज्यादा सही वाला ऑप्शन हम चुने, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि मतलब ऑन द मतलब विद इन अ सेकेंड या फिर विद इन टाइम फ्रेम सॉल्यूशन निकालना इजी नहीं हो पाता उस सिचुएशन में। लेकिन क्या होता है कि ऑलरेडी हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स है हमारे पास, तो मेनली क्या हम उसका यूज करके डिलेमा के सिचुएशन को डील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, हम इसका वाला डीएम वाला लेते हैं, ठीक है, कि एक बूढ़ी औरत राशन मांगने आई उसके पास, लेकिन उसका राशन कार्ड नहीं था, तो क्या करे। अब मेनली क्या है कि उसके साथ डिलेमा का सिचुएशन आ गया। अब क्या है कि अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें, लॉ को फॉलो करें, स्कीम्स के अंदर जो लिखा है कि राशन कार्ड जिसके पास उसी को मिलेगा, जिसके पास नहीं है नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर लॉ को फॉलो करेगा तो फिर उस वुमेन को वो राशन नहीं देगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर वो वैल्यूज को फॉलो कर रहा है अपना, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली रूल्स टूटेगा। तो सिचुएशन काइंड ऑफ डिलेमा सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, दोनों गलत है। इस ऑप्शन को जाएगा तो यहाँ पर भी इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी निगेटिव है, इस ऑप्शन को चुनेगा तो इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी निगेटिव है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में करे तो करे क्या पर्सन, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, अगर हमारे पास कोड ऑफ इथिक्स का एक मान लो डिपार्टमेंट ऑफ कोड ऑफ इथिक्स है क्या, कि भैया आपको वीकर सेक्शन को लेकर इंपैथी रखना है, ठीक। और कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि आपको वीकर सेक्शन का हेल्प करना है, ये सब चीज, ठीक है। तो नॉर्मल सा बात है, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि उसको याद आएगा, अरे कोड ऑफ कंडक्ट तो ये कहता है मेरा मतलब लोगों का हेल्प करना, वेलफेयर, मतलब जो वीकर सेक्शन है, तो मतलब क्या मेरे को उसको हेल्प करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। तो डिलेमा सिचुएशन में क्या होता है, हेल्प करता है। मैं कोड ऑफ एथिक्स कोई रिटर्न होता है ऑलरेडी। अब कल को अगर मान लो को आपको कोई उंगली भी उठाए कि भैया आपने ऐसा ऐसा मतलब स्टेप क्यों लिया या फिर ऐसा एक्शन क्यों लिया, तो आप उसको बता सकते हो खुद को डिफेंड करने क्या, कि भैया क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में मेरे पास ये ऑप्शन था इसलिए मैंने चीज किया, ठीक है। जैसे एग्जांपल, डिपेंड्स ऑन कोड कैन रिड्यूस द डिलेमा इन्वॉल्व इन द एथिकल एक्ट। एग्जांपल, अ कजन ऑफ यू आस्क्ड फॉर अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, विदाउट द कोड इट वुड बी मोरल चॉइस फॉर अ पार्ट ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है। अगर मान लो अगर आपका कजन है, उसने ये बोला कि भैया आप मेरे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, ठीक है, तो नेचुरल सा बात है कि आपके पास कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ठीक है।
तो आप सिंपल सा बात है कि आपने कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। अगर मान लो कोड ऑफ कंडक्ट उसमें क्या लिखा हुआ कि आप अपना मतलब जो प्रोसेस होगा, एग्जांपल कि अगर मान लो कोई प्रोसेस आप मतलब प्रोजेक्ट दे रहे हो, तो प्रोजेक्ट के लिए आप बिडिंग करवाओ, 5-6 कंपनी को बुलाओ, बिडिंग करवाओ तब आप, तो ठीक। अगर मान लो ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, जिसको मन आप उसको दे दो प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई पूछने वाला है नहीं। हाँ, विद अ कोड इट वुड रिमेन द सिविल सर्वेंट ऑफ हिज ड्यूटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट। लेकिन एक कोड होगा तो क्या होगा कि भैया वो कोड को एक तरह से ओवर रूल नहीं कर सकता है, ठीक है। ये हेल्प करेगा, जिससे क्या होगा कि मान लो अपने भाई को दे देता है, तो अल्टीमेटली कल को कुछ आवाज होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर नेपोटिज्म का चार्जेस रहेगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या सिचुएशन में क्या कर सकता है कि नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट का बोल सकता है कि लाइक जैसे नॉर्मल मानो ना, कि मान लिया जाए कि यू आर मैरिड, ठीक है, ये रहा आप रहे, ठीक है, ये आपकी वाइफ, ठीक। वाइफ ने ये बोला कि नहीं नहीं, आपके ऑफिस में, ठीक ना, एक जॉब क्लर्क का जॉब निकला हुआ है, ठीक है। आप तो भैया आईएएस हो, तो एक काम करो, मेरे भाई को आप पोस्टिंग करवा दो वहाँ पे, ठीक है, मेरे भाई को करवा दो, आप करवा सकते हो, ठीक। तो वैसे सिचुएशन में क्या है, पर्सन क्या करेगा, अगर करवाएगा तो फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठेगा इसके ऊपर, अगर नहीं करवाएगा तो घर में महाभारत होगा उसका। क्लियर है। वो खाना बना के नहीं देगी, रूसेगी गुस्सेगी, मतलब गुस्सा वुस्सा जो भी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, ये जो डिलेमा का सिचुएशन आया क्या कि भैया अगर नहीं करे तो ये इसका खौफ, अगर डरे किया तो फिर डिपार्टमेंट इंक्वायरी का खौफ, तो करे तो करे क्या। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है कि नहीं, ये क्या बोलेगा जाके, देखो भाग्यवान, ये रहा कोड ऑफ कंडक्ट, एक रूल होता है कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें ये लिखा है कि नहीं, एक एग्जाम होगा, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू होगा उसका, ठीक है। ठीक है, तो हम कैसे करवा सकते हैं। तो मेनली क्या है कि ऐसे सिचुएशन में क्या है कि वो ऑफिशियल इंक्वायरी से ही बच जाएगा और घर का महावार से ही बच जाएगा, ठीक है, उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट मेरा इस सिचुएशन में हेल्प करता है, डिलीमा सिचुएशन में। आई थिंक एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। हेलो। हाँ बोलो। रियल में करा तो वो अलग है, और हमने क्या बोला, ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट हेल्प करता है उस जो बुक किस चीज है उस पर ध्यान देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया ना कोड ऑफ कंडक्ट कैसे हेल्प करता है हमारा, रूल्स का बता के। दीज रिटन रूल्स क्लियरली एक्सप्लेन व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ एम्प्लॉय एंड दस रिड्यूस अनइथिकल बिहेवियर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ करप्शन नेपोटिज्म को गायब करता है, ठीक। सिविल सर्वेंट हैव स्पेशल ऑब्लिगेशन एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है। उनके पास एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन होता है, एक्स्ट्रा मतलब एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। The code which mandate transparency accountability on the part of civil servant can increase trust among people। अगर वो मान लो कि अकाउंटेबिलिटी शो करेगा अपने बिहेवियर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा, तो लोग को बीच में उसका ट्रस्ट जनरेट होगा, ठीक है। ये होगा। ये सब देख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये चीज है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि ये यूके के अंदर क्या होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर, ठीक है, एक कमिटी बनता है, नोडल कमिटी। तो उसने एक कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर दिया था कि ये 5-6 वैल्यूज होता है जो कोड ऑफ कंडक्ट में हमको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। पहला क्या, इंटीग्रिटी, ठीक। अगर आप इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है कि आपको सिचुएशन जैसा भी हो जाए, आपको लॉस के हिसाब से काम करना है, ठीक है। मतलब जब कोई ना देख रहा तो उस समय ऑनेस्टी के साथ अपने प्रोफेशन को फॉलो करना है, ठीक। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या, हर डिसीजन को लेते टाइम आपको कहीं ना कहीं बायस नहीं होना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रखना है, अपने ऑब्जेक्टिव होना है, मतलब हर पहलू से सोच समझ के डिसीजन लेना है, ठीक है। प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन मतलब क्या, प्रोफेशनलिज्म बन के रहना है आपको हर टाइम, ठीक। अपने प्रोफेशन के हिसाब से आपको एक्ट करना है, ठीक। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या, एग्जांपल की कॉन्फिडेंट मतलब एक टाइप से जो होता है कि आपको अपना, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया तो अपने घर में जाके बातों बातों में वाइफ के साथ डिस्कस कर दिया, ऐसा नहीं। इन्फॉर्मेशन जो है आपको, ठीक ना, अल्टीमेटली अपने तक ही रहना पड़ेगा, उसको ट्रांसफर नहीं करना है। प्रोफेशनल बिहेवियर को मेंटेन करना, जैसे एग्जांपल आप एक ऑफिसर हो, ठीक ना, ऑफिसर हो तो इसका मतलब क्या कि आपका क्या ना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने का। आप ऐसा नहीं कर सकते सैटरडे नाइट को आप जाके आउटिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, क्लब में जा रहे हो, तो ऐसा बिहेवियर कहीं ना कहीं प्रोफेशनल छवि को आपको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। या फिर किसी का मतलब एग्जाम्पल, शादी वादी में डांस करो पी पा के, ठीक है, तो जो भी चीज है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल बिहेवियर के अगेंस्ट में जाता है। दे शुड अवॉइड एनी एक्शन दैट डिस्क्रेडिट देयर जॉब, ठीक है, जो उनके जॉब प्रोफाइल को एक टाइप से बहुत ही मतलब वो क्रिटिसाइज करवाए। अब क्या क्या मतलब डेफिशिएंसीज है कोड ऑफ कंडक्ट में कि सब कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते हम लोग। दूसरा चीज ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। नॉट ऑल सब मतलब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, बहुत सारा लीगली बाइंडिंग होता है, बहुत सारा लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक। उसके बाद इरोजन ऑफ मॉरल वैल्यू सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। तो सब चीज, अब कैसे कोड ऑफ कंडक्ट इफेक्टिवनेस हम लोग को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो मतलब क्या कि सब कोड ऑफ कंडक्ट को आप लीगली बाइंडिंग कर दो सब चीज को, ठीक है। कि 9 बजे अगर ऑफिस नहीं पहुंचोगे तो डे का सैलरी कटेगा, सब लोग 9 बजे पहुंचना स्टार्ट कर देगा फिर। अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करो, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करो, सर्विस डिलीवरी पे ध्यान दो, ठीक है।
बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है प्राइवेट सेक्टर से उसको लर्न करो पब्लिक सेक्टर के अंदर, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है सिटीजन चार्टर। तो अब मेनली क्या है कि ये सब चीज जो हम लोग ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करेंगे, ये प्रमोट करेंगे, तो उसके लिए क्या है, मैंने क्या बताया था कि अगर मान लो कि आपने ऑलरेडी डिपार्टमेंट से एग्जाम्पल आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे हो, ठीक है, तो मेनली क्या हो रहा है कि आपने एप्लीकेशन जमा किया, वो पर्सन बोला कल आना कल आना कल आना कल आना, तो उस चक्कर में क्या आपको भी समझ में आ रहा है कि नहीं भैया ये तो चाह रहा है पैसा मांगना खाने के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल से क्या, अगर थक हार के आप उसको पैसा दे दोगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। लेकिन नॉर्मली क्या है कि अगर मान लो ऑफिस के आगे एक चार्ट लगा हुआ है क्या, कि भैया आपने एप्लीकेशन दिया 30 दिन में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो सीनियर ऑफिसर में, ठीक है। अगर सीनियर ऑफिसर भी रिएक्ट ना करे तो फिर उसके ऑफिसर कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जा रहा है। तो मेनली क्या होता है, सिटीजन चार्टर भी इस टाइप का होता है, ठीक है। कि अगर एक सिटीजन चार्टर मेनली होता है क्या, देखो, तो सिटीजन के लिए एक टाइप का चार्ट होता है कि उसमें दिखा जाता है कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन हमें, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या रहेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या रहेगा, हम लोग किस किस टाइप का सर्विसेज देंगे, ठीक है। फिर वो सर्विसेज के अंदर मतलब अगर मान लो कि आप अनसेटिस्फाई हो सर्विसेज से, या फिर वो सर्विसेज आपको नहीं मिला, तो आप कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो फिर, ठीक है। तो वो सब रहता है इसके अंदर, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, ठीक, उसके अलावा ये सब चीज। हम्म। तो सिटीजन चार्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच सीक टू मेक ए ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट। तो मेरे लिए ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट दिखे लोगों के सामने कि भैया हम ट्रांसपेरेंट वे में काम कर रहे हैं, ये देखिए 30 दिन में हम ये काम करेंगे, नहीं करेंगे तो आप सीनियर के पास जाओ कंप्लेन करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन फ्रेंडली, क्योंकि सिटीजन को पता हो जाता है भैया ये काम इतने दिन में होने वाला है मेरा, ठीक है। तो भी रोज फिर ऑफिस का चक्कर नहीं काटेगा। A citizen charter is basically a set of commitments made by an organization regarding the standard of service which it deliver, ठीक है। मतलब क्या होता है, कमिटमेंट शो करता है ऑर्गेनाइजेशन का कि ये रहा भैया हम 30 दिन में आपका काम करेंगे, नहीं करेंगे तो आप ये चीज कर सकते हो। द फर्स्ट बीइंग द विजन एंड द मिशन ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरे सिटीजन चार्टर होता है, क्या बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन, और उसका विजन क्या होता है और मिशन क्या है, कि क्या वो सर्व करना चाहता है। यूजर्स अवेयर ऑफ द इंटरनेट और सर्विस प्रोवाइडर, एक जो सिटीजन चार्टर होता है उसके साथ क्लियरली बताना चाहिए कि भैया हम किस सब्जेक्ट पर डील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा आप उतना ही लिखो जितना आप एक टाइप से सर्विस प्रोवाइड करवा जा सके हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ लिख दो और फिर उतना प्रोवाइड नहीं किया जा सके सर्विस, ठीक। उतना ही लिखो जितना, उतना ही कमिट करो जितना कि आप कर सको। ऐसा ना बोलो कि चांद आए तो फिर ला दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं। सिटीजन चार्टर शुड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चार्टर, ठीक। वर्क कल्चर कैसे प्रमोट किया जा सकता है, तो हमने ऑलरेडी देखा था क्या, वर्क कल्चर इज अ कॉन्सेप्ट विच डील्स विद बिलीफ प्रोसेस एंड एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय, कैसे उसको ठीक किया जा सके, हमने ऑलरेडी देखा हुआ ये चीज है, ठीक है। क्या एक अच्छा हेल्दी वर्क कल्चर का क्या होता है, मतलब एक ऑफिस के अगर जैसे या काम कहाँ पे आएगा, कि अगर मान लो कि आपका पोस्टिंग हुआ बहुत ही मतलब वहाँ का वर्क कल्चर खराब है, आपको उसको कैसे ठीक करोगे, ठीक है, उस टाइप का चीज में। तो एक हेल्दी वर्क कल्चर का क्या क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो देखने हम लोग। एम्प्लॉय मस्ट बी चीयरफुल पोलाइट एंड पंक्चुअल, पंक्चुअल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, चीयरफुल होना चाहिए अपने कामों को लेकर, अपने कंडक्ट में, अपने रूटीन में। वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज फेलो वर्कर, ठीक, अपने फेलो वर्कर्स को जो जूनियर्स उनको रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनके साथ मिसबिहेव करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उनके अंदर भी एक टाइप से सेंस ऑफ डिग्निटी का हुआ है, ठीक। बैक बिटिंग इज कंसिडर्ड स्ट्रिक्टली अनप्रोफेशनल, ठीक है। वही किसी पीछे पीठ पीछे बात करना है, बहुत ही हाईली अनप्रोफेशनल चीज है, वो किसी भी वर्क कल्चर को खराब कर देता है। अप्रिशिएटिंग द टॉप परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट, लेट देम फील, ये मतलब क्या कि जो हाई परफॉर्मेंट है उसको आप अप्रिशिएट करो। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज एंड प्रैक्टिकल गाइडलाइंस, ठीक। expecting an employee to work till late night on his birthday is simply unpractical, ठीक है। सिंपल सा बात है कि आप ऐसा पॉलिसी बनाओ जो कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, मतलब इन्वायरमेंट एम्प्लॉय फ्रेंडली हो, ठीक है। और प्रैक्टिकल, जैसे एग्जांपल किसी का बर्थडे एग्जांपल, कोई फैमिली फंक्शन है, ठीक, आप उसको ये बोलो कि बर्थडे वाले दिन भी आप लेट में ऑफिस से काम करो, तो ये फिर कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, क्योंकि उसको भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपको देना चाहिए टाइम। डिस्कशंस को इंकरेज कर सके, डेमोक्रेटिक आपका मतलब इन्वायरमेंट मेंटेन रहे इन ऑफिस के अंदर, और अच्छे आइडियाज इवॉल्व हो, क्योंकि इससे अल्टीमेटली आपके ऑफिस का ही फायदा होने वाला है, क्योंकि अच्छा जितना डिस्कशन होगा उतना ज्यादा मतलब जो जूनियर्स ऑफिसर भी है अपना मतलब अच्छे से अपने आइडियाज को सामने रख पाएंगे, जिससे कि वो इवॉल्व होगा और न्यू न्यू आइडियाज आएंगे, तो कंपनी प्रमोट होगा, ठीक। प्रमोट टीम बिल्डिंग पे आप प्रमोट करो, ठीक है। सब एम्प्लॉयज को एक साथ बांधो, लाइक एग्जांपल कि आप टीम वर्क सबको दे दो, जिससे क्या होगा, टीम के अंदर रहेगा तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन इंप्रूवमेंट होगा, ब्रदरहुड टाइप का इंक्रीमेंट होगा, कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, स्किल लर्न करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। पार्शलिटी मत करो एक दूसरे के साथ, ठीक। एम्प्लॉयज को सिर्फ उसके कामों से जज करो, ठीक है। एक वर्क कल्चर कैसे इंप्रूव किया जा सकता है एक गवर्नमेंट ऑफ के अंदर,
तो अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले तो आप जो ऑफिसर्स है उसको अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर डालो, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करो कि भाई ये काम नहीं करोगे तो आपको रिएक्शन होगा। द रिसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट सच एज बायोमेट्रिक अटेंडेंस पंक्चुअलिटी, ठीक, आईटी को यूज करो आप, आईटी टेक्नोलॉजीज को। एनुअल असेसमेंट जो आप साल भर में एक बार असेसमेंट करते हो, उससे अच्छा क्या मंथली असेसमेंट या फिर क्वार्टरली असेसमेंट करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली सब लोग अलर्ट रहेगा, ठीक। एग्जाम्पल कि हमारा असेसमेंट होगा 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, हर महीने महीने असेसमेंट होगा, तो वो भी अपने कामों को सीरियसली लेंगे। इथिकल सेंसिटाइजेशन मतलब उनको प्रमोट करो, इथिकल वैल्यूज को प्रमोट करो, क्लास करवाओ, अवेयरनेस फैलाओ उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कि हमारा रिवॉर्ड मैकेनिज्म बहुत ही पुअर होता है, ठीक है। मतलब क्या कि अल्टीमेटली जो डिसऑनेस्ट होता है कहीं ना कहीं उसी को रिवॉर्ड मिलते जाता है, और जो ऑनेस्ट होता है उसको पोस्टिंग मिलते जाता है, ठीक है। तो उस चीज को आप चेंज करो और ऑनेस्ट को आप रिवॉर्ड दो। सेवोत्तम मॉडल को फॉलो करो। सेवोत्तम मॉडल वाले सिटीजन चार्टर टाइप का, ठीक है। सिटीजन चार्टर को जैसे कि आप अपना ऑफिस के ऊपर एक तरह से कमिटमेंट फिक्स कर सको, आपका वर्क कल्चर इंप्रूव हो, ठीक है। ऑफिसर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए क्योंकि उन्होंने कमिट किया पब्लिक को, ठीक। अब प्राइवेट सेक्टर का वर्क कल्चर क्यों अच्छा है गवर्नमेंट सेक्टर से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अच्छा कम्युनिकेशन होता है। ऑल द टॉप कॉर्पोरेट बिलीव इन वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड डिसीजन, ठीक। मेनली क्या होता है कि वो करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्या होता है भैया रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते रहना है हम लोग को, इसीलिए वो फाइल लटके रहता है। रिवॉर्ड मैकेनिज्म अच्छा होता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहाँ पे। कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट ज्यादा बेटर होता है वहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म को वैल्यू दिया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी देखा क्या होता है, ठीक। जब आपका कहीं ना कहीं पर्सनल और पब्लिक आइडियाज में, पब्लिक ड्यूटी और पर्सनल इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाए सिचुएशन, ठीक है। जो हमने देखा था ना कि ये कि एक हस्बैंड है, ठीक ना, मान लो कि डीएम है, वाइफ है उसकी, बोल रही कि भैया मेरे भाई को जॉब दे दो ऑफिस में। उसने बोला कि भैया नहीं करवा सकते, भाग्यवान देखो ये चीज है ऑफिस, ये कोड ऑफ कंडक्ट ये सब रहा, ठीक है। ये चीज यही होगा एक तरह से, क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बात हो गया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट comes under the principle of natural justice and is not codified। ये codified नहीं होता, सबसे पहला बात तो ये, ठीक है। अगर मान लो उसको जॉब दे भी देता है वो, ठीक है, तो बाद में उसको डिफेंड भी कर सकता है करके कि भैया नहीं ये सबसे मोस्ट एलिजिबल था, ठीक ना। ये इस टाइप का डिफेंड भी कर सकता है उसको लेकर। तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को उसने डील नहीं किया या फिर उस चीज को डील मतलब दे दिया या फिर अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को सर्व कर दिया उसने, तो उसके ऊपर कोई लीगली कार्रवाई होगा बाद में जाकर, ठीक है। तो कोडिफाइड नहीं है, एग्जाम्पल कोडिफाइड नहीं, इसलिए क्या होता है सबको मौका मिल जाता है ऐसा करने का। दिस कैन अराइज द पर्सनल सिचुएशन। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब कब आपका होता है, ठीक। अ पर्सन्स कॉन्साइज डज नॉट अलाउ हिम टू एक्ट इन अ मैनर हिज ऑर्गेनाइजेशन वांट हिम टू एक्ट। अब ये जरूरी नहीं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपको चाह रहा है काम करवाने के लिए आपका पर्सनल कॉन्साइज भी वैसे ही काम करे, ठीक। जैसे मान लो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रहा है कि भैया आपके हाथ में बंदूक पकड़ा दिया, आप जाके ये लिस्ट दे दिया, ठीक है, ये इसको जाके आप शूट कर दो, ठीक। एग्जाम्पल मान लिया जाए कि किसी एरिया में होता है ना एग्जाम्पल की एनकाउंटर में एग्जाम्पल जाके, ठीक है, उस टाइप से। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं इसके अंदर तो जो इनकाउंटर करने हम जा रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कुछ गैंगस्टर हो, लेकिन कुछ जो बच्चे भी हैं अंडर 14 भी है, उनका उनका करना सही नहीं होगा। तो कहीं तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऑर्डर आपको क्या मिल रहा है कि सबको जाकर शूट आउट करना है आपको, लेकिन आपका पर्सनल कॉन्साइंस क्या कह रहा है कि नहीं भैया वहाँ बच्चे हैं उनको शूट आउट करना ठीक नहीं होगा, हो सकता है वो ब्रेन वॉश चाइल्ड, उनको सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपका पर्सनल वैल्यू या पर्सनल कॉन्साइंस ऑर्गेनाइजेशन जो आपसे चाहता है और आप जो चाह रहे हो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट कुछ और है बट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कुछ और है। एग्जाम्पल, शूटिंग अ पर्सन इन इनकाउंटर माइट बी अगेंस्ट पर्सनल एथिक्स ऑफ द ऑफिसर, ठीक है। Religious notion and the custom might come against his professional course of action.